गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम गणित भाग 1 में दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस चैप्टर का प्रश्न संग्रह 5.2 इससे जो रिलेटेड जो शाब्दिक उदाहरण आपको दिए गए हैं स्वाध्याय में, उसकी हम चर्चा करेंगे और उसे हमें समझ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले आपने 5.1 में या इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया गया है कि दो चरांक वाला रेखीय समीकरण होता क्या है, अब इसे कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे और इसे किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो भी मैं शॉर्ट में एक आपको रिवीजन इसका कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा रहेगा कि चरांक और गुणांक क्या होता है। चरांक का मतलब होता है जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड तक, ये सब क्या कहलाते हैं आपके चरांक। और जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर रहेंगे उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 2x लिखा है, तो इसमें आपका चरांक क्या है x और गुणांक क्या है 2। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि चरांक किसे कहते हो, गुणांक किसे कहते हैं। उसके बाद अभी आता है रेखीय समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण मतलब जैसे आप रोज की लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में हम नॉर्मली कोई भी काम करते हैं, तो उस कुछ भी काम करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। ठीक है, जैसे हम दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो हम उस सामान दुकानदार को हम बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, फिर वो हमें वो सामान देता है, हम उसे उसका पैसा देते हैं। फिर इस तरह से एक दो बाजू हो जाती है, दो साइड हो जाती है उस चीजों की, एक दुकानदार की और एक हमारी। और भी अगर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कि हम फोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो क्या आप अकेले बात कर सकते हो मोबाइल पे? नहीं, एक साइड से कोई दूसरा सुनने वाला होगा या बोलने वाला होगा और एक साइड से कोई सुनने वाला होगा। तो इस तरह से दैनिक जीवन में जिस तरह से दो पक्ष होते हैं, उसी तरह से मैथ्स में भी जो समीकरण होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। बस उन दोनों के बीच में एक बराबर का चिन्ह डाल दिया जाता है, जिसके द्वारा समीकरण तैयार होता है। अब बात आती है रेखीय समीकरण। रेखीय मतलब क्या? ऐसा समीकरण जिसमें चरांक का महत्तम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय समीकरण। उसके बाद बारी आती है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण की। तो दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण मतलब क्या? ऐसा समीकरण जिसमें दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, बट लेकिन उसमें क्या होता है, उन चरांकों का, दोनों भी चरांकों का महत्तम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। महत्तम घात मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए उसका, एक होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जब रेखीय समीकरण को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो आप देखोगे जब भी आप आलेख पे ड्रॉ करोगे रेखीय समीकरणों को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इसका जब हम भी आलेख विधि से जब भी हल करेंगे आगे चल के आगे की कक्षाओं में, तो हम जब इसे करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये रेखीय समीकरण की ये खासियत है। और बात आती है अभी जो हमने 5.1 में आपने किया रहेगा, ऑलरेडी आपको समीकरण दिए गए थे, उन्हें हम निरसन पद्धति से हल करके हम चरांकों के मान ज्ञात करते थे। इस तरह से सवाल होते थे। बट जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 150। यहाँ पे आपको ये कैसा समीकरण है, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो चरांक कौन से यूज किए गए, x और y। आप ये भी देख सकते हो कि जो x है और y है उसके ऊपर कोई नंबर दिखाई दे रहा है। घात मतलब क्या होता है, उस चरांक के ऊपर कोई नंबर दिखना चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कितने की टोपी है, एक की टोपी है। y के ऊपर भी एक की टोपी है, कोई नहीं नंबर दिख रहा है, मतलब वहां पे एक है। तो ये कैसा समीकरण कहलाएगा, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण कहलाएगा। पिछले एक्सरसाइज में जब जो आपने हल किया रहेगा, उसमें आपको ऑलरेडी दो समीकरण दिए गए रहे थे और आपको उन समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने होते थे। बट अभी इस एक्सरसाइज में हमें शाब्दिक उदाहरण दिए गए हैं। शाब्दिक उदाहरण मतलब क्या, जैसे दैनिक जीवन में भी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वास्तविक समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम इस समीकरण दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के तरीके से सुलझाते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हमारे इसका जो गणित ये विषय है, इसका बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी कि गणित
हमारे दैनिक जीवन में भी कहीं न कहीं रिलेट करते हैं। हम इस सब्जेक्ट को कहीं न कहीं रिलेट करते हैं। आप पूछते हो ना, गणित हम पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ क्या है? हमारे रोज़ की लाइफ में क्या यूज़ होगा? तो इसका कहीं न कहीं हमारे लाइफ में यूज़ होता है। तो ऐसे ही कुछ शाब्दिक उदाहरण हैं, जिसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप उससे अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर पाएँगे। तो शाब्दिक उदाहरण हल करते वक़्त आपको ध्यान में रखना है कि आपको उदाहरण दिए गए रहेंगे, आपको उसमें स्वयं क्या करना पड़ेगा, उसे अच्छी तरह से पढ़ना है, उससे आप में खुद से आपको क्या करना है, समीकरण तैयार करने हैं और समीकरण तैयार करने के बाद वहाँ पे चरांकों के मान ज्ञात करने हैं और उसे अपने प्रश्न की भाषा में, गणितीय भाषा में उसका जो अंतिम उत्तर है, उसे ठीक तरह से लिखना है। तो इसी के साथ आज के इस क्लास की मैं शुरुआत करती हूँ। ठीक है बच्चों? चलिए, आपके प्रश्न संग्रह 5.2 का ये पहला शाब्दिक उदाहरण है, जिसे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए, पहले सबसे आपको मैं बता देती हूँ कि जब भी आप शाब्दिक उदाहरण हल करोगे, तो आप उसे अच्छी तरह से 2-3 बार ठीक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि उस समीकरण, उस सवाल को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही आप उसे समझोगे और फिर उसके द्वारा समीकरणों को तैयार कर सकते हो। इसीलिए आपको सवाल को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल है, किसी लिफाफे में कुछ ₹5 के और कुछ ₹10 के नोट हैं। नोटों का कुल मूल्य ₹350 है। ₹5 के नोटों की संख्या ₹10 के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। तो लिफाफे में ₹5 तथा ₹10 के नोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। फिर से अच्छी तरह से आप इसे वापस पढ़ोगे, अच्छी तरह से समझोगे कि एक्चुअली हमें क्या करना है इस सवाल में और हमारा समीकरण किस तरह से बनेगा। तो जो समीकरण है, ये आपके इस सवाल में ही छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम जब पहली लाइन पढ़ेंगे, क्या दिया गया है? किसी लिफाफे में कुछ ₹5 के और कुछ ₹10 के नोट हैं। एक लिफाफा है, उसमें ₹5 के कुछ नोट हैं और कुछ ₹10 के नोट हैं। बट कितने नोट हैं, हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मानना है। पहली लाइन क्या होनी चाहिए? माना लिफाफे में ₹5 के, हमें नहीं पता कितनी नोट है, तो हम उसे क्या मान लेंगे? एक्स। तो ₹5 की कितनी नोट है? एक्स। और ₹10 की कितनी नोट है? वाई नोट है। ठीक है बच्चों? अभी हम जब आगे बढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? नोटों का कुल मूल्य ₹350 है। मतलब अगर ₹5 की कितनी भी नोट है, उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा, ₹10 की जितनी भी नोट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने कितना माना है उसको? एक्स। मतलब 5 और एक्स का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 5x। और ₹10 की नोट कितनी है? वाई। तो 10 और वाई का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10 वाई। इन दोनों को मिला के जोड़ के कितना मिलता है टोटल? 350। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नोटों का कुल मूल्य कितना हमें दिया गया? ₹350। तो हमारा पहला शर्त, पहली लाइन में पहला शर्त आपको क्या मिलेगा? 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। बट आप ये देख सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं दोनों भी पक्षों में किससे भाग दे सकते हैं ताकि वो समीकरण छोटा हो जाए? 5 से भाग दिया जा सकता है। तो मैं इसमें अगर 5 से भाग दे दूंगी तो क्या हो जाएगा? 5 एक्स है, अगर मैं इसे 5 से भाग देती हूँ तो क्या हो जाएगा? बटे में 5 लिखा, यहाँ पे बटे में 5 लिखा, यहाँ पे बटे में 5 लिखा। 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स। यहाँ पे 5 से भाग दूंगी, क्या आ जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2y। फिर 350 में भी 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा? 5 के पाने में 35 आता है, 5 सत्ते 35। और इसके बाद क्या है? 0। तो हम लिखेंगे 0। तो आपको समीकरण क्या मिल गया? x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो ये जो हमारा समीकरण है, इसे हम क्या नंबर डालेंगे? पहला समीकरण। इस तरह से आप क्या करोगे? पहला समीकरण प्राप्त करोगे। आपको ध्यान में रखना है कि सवाल को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, क्योंकि सवाल के समझने के बाद ही आप वो समीकरण तैयार कर पाओगे
और उसके बाद चरांक का यूज करके कोई भी आप चरांक यूज कर सकते हैं। मोस्टली गणित में आप देखोगे कि एक्स और वाई चरांकों का ज्यादा यूज किया जाता है। आप ए बी एम एन ये लेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें ये समीकरण मिलेगा x प्लस 2y बराबर 70। इसे हम डालेंगे पहला समीकरण। अभी दूसरी शर्त के लिए हम आगे का सवाल कंटिन्यू करेंगे। आगे का सवाल में क्या दिया गया, 5 रुपए के, ये देख सकते हो आपको इस लाइन में आपको दूसरा समीकरण छुपा हुआ है। 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। हमने 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी हुई है, x मानी हुई है। तो x कितना है, 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से। जब भी दुगना वर्ड यूज किया जाता है मतलब क्या करना है, उसका 2 गुना, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा आपको यहाँ पे, 2 से। अगर तिगुना बोला जाएगा तो क्या करना रहेगा आपको वहां पे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। चौगुना बोला है तो 4 से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दुगना बोलेंगे तो कभी कभी वो ऐड कर देते हैं। आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, गुना वर्ड यूज किया है मतलब आपको क्या करना है, वहां पे गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समीकरण मिलेगा, x बराबर, मतलब 5 रुपए की नोटों की संख्या को हमने क्या माना हुआ है, x। तो x किसके बराबर है, 10 रुपए की नोटों की संख्या के दुगने से। दुगना बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। उससे कितनी कम है, 10 कम है। कम वर्ड यूज किया मतलब आपको क्या करना है, वहां पे माइनस करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 2y माइनस 10। बट हमें पता है कि जो दो चर अंक वाला समीकरण है उसका स्वरूप कैसा होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस तरह के स्वरूप में होता है। तो हम क्या करेंगे, 2y को पक्षांतर करेंगे। 2y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2y जब उस साइड में था, दूसरे पक्ष में था, तो वो क्या था, प्लस था। बट जैसे हम उसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम जब किसी भी नंबर का चरांक का पक्षांतर करते हैं तो उसके चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। इस तरह से चिन्ह पक्षांतर करने के बाद चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे आपको समीकरण क्या मिलेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये ऑलरेडी आप देख सकते हो, इसे किसी से भाग देके छोटा बड़ा किया नहीं जा सकता, तो हम इसे एज इट इज रखेंगे। अभी इसके पहले आपने सीखा हुआ है कि समीकरणों को सॉल्व किस तरह से करते हैं। अभी जैसा हमने 5.1 स्वाध्याय में पढ़ा हुआ है कि हमें ऑलरेडी 2 समीकरण दिए हैं, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, निरसन पद्धति द्वारा करते हैं। मतलब एक चरांक का हमें क्या करना है, यहाँ पे निरसन करना है, उसे हमें कम करना है, और दूसरे चरांक का उसके द्वारा क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें अभी क्या करना है, इन समीकरणों को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले समीकरण में x प्लस 2y बराबर 70 है, और दूसरे समीकरण में भी क्या, x माइनस 2y बराबर माइनस 10 है। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि जो x है वो दोनों में है, और दोनों के आगे कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या है, एक है। तो x के जो चरांक है दोनों समीकरणों में, उसके आगे का जो गुणांक है वो सेम है। ठीक है, और दोनों का चिन्ह भी क्या है, सेम है। तो अगर मुझे x का निरसन करना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको, दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे फिर, इसको कथन 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 70, ये पहला कथन। उसके ठीक नीचे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर माइनस 10। अभी आप देख सकते हो कि अगर आपको मैंने बोला कि अगर मुझे x को घटाना है तो क्या करना है, मुझे x को हटाना है तो मुझे क्या करना है, उसको घटाना है। बट आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे किसको घटाया है, हटाया है 2y को। क्यों, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने अगर पढ़ा हुआ है, अगर x को आप हटा सकते हो, ठीक है, x को हटाना है तो उसके चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को घटाएंगे। अगर मुझे y को हटाना है, y को भी यहाँ पे हटाया जा सकता है क्योंकि y के आगे का भी जो गुणांक है वो सेम है। सॉरी। तो अगर मैं देखूंगी यहाँ पे, तो जो 2y है उसका एक चिन्ह क्या है, एक समीकरण में प्लस है, और दूसरे में क्या है, 2y के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है।
तो अगर मुझे 2y को मतलब y को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे समीकरणों को जोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम घटाएंगे 2y को, अगर मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना होगा। क्योंकि अगर चरांकों के गुणांक सेम है और चिन्ह भी समान है तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते हैं। और अगर गुणांक सेम है और चिन्ह भी असमान है तो हमें क्या करना पड़ता है, समीकरणों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x को भी हटा सकते हो, x का भी निरसन करके y का मान ज्ञात कर सकते हो, या y का निरसन करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। आप दोनों भी पद्धति से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों भी पद्धति दिखाई नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए दोनों भी तरीके से आपको बता दिया है। बट करते हुए यहाँ पे सॉल्व करके मैंने y का निरसन किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मुझे y का निरसन करना है तो मैं क्या करूंगी, दोनों भी समीकरणों को जोड़ूंगी। तो अगर मैंने जोड़ा है यहाँ पे समीकरणों को तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y, 2 में से 2 गया, कट गया तो ये कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 70 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे रीजन लिखोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा, 60। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 2 का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर क्या करना पड़ेगा। 2 का पक्षांतर क्या, तो क्या हो जाएगा 60/2, 2 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 30। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चरांक x का मान आ गया। तो दूसरे का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी एक समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित करना होगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में क्या किया, x बराबर 30 का मान रख दिया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 70, ये पहला समीकरण है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 30। तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2y बराबर 70। अब हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है उन्हें क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। आप देख सकते हो 30 के साथ भी कोई चरांक लगा नहीं हुआ है और 70 के साथ भी कोई भी चरांक नहीं लगा है। तो मैं 30 का क्या करूंगी, यहाँ पे पक्षांतर कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 70 माइनस 30। जैसा कि मैंने बोला कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 माइनस 30, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 40। फिर y का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40/2। 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो हमें x की वैल्यू आ गई 30 और y की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमें, 30, और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 20। हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे नोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 प्लस 20, 5 रुपए की कुल नोटों की संख्या कितनी है, 30। तो 30 नोटों की कुल संख्या हम ज्ञात करेंगे, 30 और 20 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, x प्लस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें 5 रुपए और 10 रुपए की टोटल नोट कितनी थी, नोटों की संख्या कितनी थी, 50। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। 5 रुपए की नोटों की संख्या में यहाँ पे कितनी मिली, 30, और 10 रुपए की नोटों की कुल संख्या कितनी मिली हमें, 20। तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 रुपए की नोटों की संख्या और 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये सवाल हल करना होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 1 अधिक है, उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों में संख्या 1 जोड़ने पर उसका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पे आपको वो भिन्न ज्ञात करना है। जब भी हम भिन्न की बात करते हैं तो हमें क्या चीजें मिलती है, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, अगर भिन्न हमें ज्ञात करना है तो हमें अंश और हर पता होना चाहिए। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश कितना है x और हर कितना है y।
तो मानेंगे माना भिन्न का अंश x और हर कितना है y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। जैसा आपने पढ़ा होगा तो यहाँ हम लिखेंगे अंश बटे हर। तो हमने यहाँ पे अंश क्या माना हुआ है, x। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। तो आपको भिन्न क्या मिला, x बटे y। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, तब हमें वो भिन्न मिलेगा। तो ये भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं प्रश्न में दी गई पहली शर्त के अनुसार क्या दिया गया है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। भिन्न का हर क्या है यहाँ पे, y। तो y का वैल्यू किसके बराबर है, अंश के दुगने से। अंश का दुगना मतलब x का दुगना। तो हम लिखेंगे y बराबर 2x। उससे कितना अधिक है, एक अधिक है। अधिक वर्ड यूज किया मतलब आपको क्या करना है, उस संख्या को उसमें जोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर 2x प्लस 1। जैसा कि मैंने बोला कि दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का जो सामान्य स्वरूप है, उस तरह से हमें इस समीकरण को तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, x और y जो चरांक लगे उसे एक बाजू में रखना है और जो नंबर्स वाले टर्म है उसको एक बाजू में करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x के बाजू में क्या लेके आएंगे, y। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y, और एक का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो हमें पहला कथन क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई बराबर -1। इस तरह से हमारा पहला समीकरण हमें मिल जाएगा। अभी दूसरी शर्त के लिए हम आगे का सवाल पढ़ेंगे। उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों में संख्या एक जोड़ने पर, मतलब मैं क्या करूंगी, भिन्न के अंश में क्या करना है हमें, अंश क्या है x, उसमें एक जोड़ रही हूँ, और भिन्न के हर में क्या कर रही हूँ, एक जोड़ रही हूँ। तो हमें अनुपात कितना मिल रहा है, 1:2। 1:2 मतलब 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बराबर 1:2 का अर्थात 1/2। अभी हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से x प्लस 1 का गुणा करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 1 का गुणा किससे करेंगे, y प्लस 1 से। ठीक है, इस तरह से हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 2 बराबर 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वही सेम चीज मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 बराबर y प्लस 1। तो आगे की लाइन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 2 बराबर y प्लस 1। इस तरह से हम लिखेंगे और फिर उसे हम सामान्य स्वरूप में लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। अब क्या करेंगे, x और y को एक बाजू में रख लेंगे और जो नंबर्स है उसे एक बाजू में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2। 2x माइनस वाई 1 माइनस 2 करेंगे, ऑब्वियसली है बड़ी संख्या माइनस है और समान चिन्ह है, तो क्या होगा, घटेगा और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह मिलेगा। क्या आ जाएगा आंसर, -1। इस तरह से हमें दूसरा समीकरण मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पहला समीकरण है वो भी हमें क्या मिला है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और जो दूसरा समीकरण है वो भी हमें क्या मिला हुआ है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 दोनों भी समीकरण समान है। इसका मतलब अगर दोनों समीकरण समान है तो इसके हम अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं। अनंत हल किस तरह से ज्ञात करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने x का मान 1 रख लिया तो क्या हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा उसके लिए, 2 गुणे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। 2 गुणे 1 इज 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। -1 का पक्षांतर किया तो +1, माइनस वाई का पक्षांतर किया तो +y। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। तो भिन्न क्या मिलेगा, x हमारा हर है, अंश है तो 1, और y हमारा हर है तो क्या भिन्न मिलेगा, 1/3। ऐसा कब मिलेगा, जब हम x की जगह 1 मानेंगे। तो इसी तरह से आपको चाहिए तो और भी आप हल निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर x का मान मैंने 2 लिया, 3 लिया, 4, 5 अगर लेते हैं तो हमें भिन्न
पर्टिकुलरली हमें भिन्न क्या मिलेगा, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम आगे का हल भी प्राप्त करते रहेंगे। इस तरह से हमें अनंत हल मिलेंगे। ऐसा कब होगा, जब दोनों भी समीकरण समान है। तो आप किसी भी समीकरण में क्या करोगे, x का वैल्यू रखोगे, उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इस तरह से हम ऐसे समीकरणों के लिए अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा भिन्न क्या हो सकता है, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब है आगे हमें हल मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है। यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी है, एक छोटी है। लड़की की आकृति पिक्चर यहाँ पे इमेज दिया गया है ताकि आपको पता चले कि कौन किससे बड़ा है। प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी है, बट हमें नहीं पता कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, कि अभी उनकी आयु कितनी होगी, हमें वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, जो आपकी लास्ट लाइन दी है उसे हम मानेंगे। माना प्रियंका की वर्तमान आयु x वर्ष तथा दीपिका की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। प्रश्न में दी गई पहली शर्त के अनुसार दोनों की आयु का योगफल कितना है, 34 वर्ष। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 34। तो ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन। इसी प्रकार दूसरी लाइन में जाएंगे तो दूसरी शर्त मिलेगी। क्या दिया, यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी है। प्रियंका मतलब कौन, जिसकी आयु हमने क्या मानी हुई है, x। तो x बराबर दीपिका मतलब y। y से कितनी बड़ी है, 6 बड़ी है, मतलब उसमें हमें क्या करना है, उसे ऐड करना है। किससे, 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 6। अभी हमें यहाँ पे इसका दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य स्वरूप लाना है। तो हम y का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 6। इस तरह से हमें क्या होगा, दूसरा समीकरण मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पहला समीकरण क्या आया है, x प्लस वाई बराबर 34। ये हमें मिला हुआ है, ये हमारा पहला समीकरण मिला हुआ है। और दूसरा समीकरण हमें क्या आया, x माइनस वाई बराबर 6। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप x का भी निरसन कर सकते हो या तो y का भी निरसन कर सकते हो। हमने यहाँ पे किसका निरसन किया हुआ है, y का निरसन किया है। y का निरसन करना तो आप देख सकते हो दोनों का भी चिन्ह क्या है, असमान है। अगर चिन्ह असमान है तो हमें क्या करना है, समीकरणों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ोगे तो पहले सबसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारा लिखेंगे। क्या है हमारा समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 34। इसी तरह से हमारा दूसरा समीकरण लिखेंगे उसके ठीक नीचे, x माइनस वाई बराबर 6। ये दोनों समीकरण हमने लिख दिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे x और x तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आगे क्या है, 34 और 6 दोनों समान चिन्ह है और इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 34 और 6 जोड़ेंगे कितना आया, 40। अभी आगे क्या करेंगे, x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हो हमने क्या किया है, 2 का पक्षांतर किया है। जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 40/2। तो 2 से भाग देने के बाद क्या आ जाएगा हमें आंसर, x बराबर 20। तो हमें x बराबर कितना आ गया, 20। हमें यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, y का निरसन किया तो हमें x का मान आ गया। अभी हमें y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में x बराबर क्या करेंगे, 20 प्रतिस्थापित करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण, समीकरण 1 या समीकरण 2, आप किसी भी एक समीकरण में x का मान रख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, समीकरण 1 में रखा हुआ है x बराबर 20। तो जहां पे भी x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 20। तो x की जगह जैसे आपका समीकरण है x प्लस वाई बराबर 34। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x को x ने लिख के उसकी जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई बराबर 34। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 का पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमें इस यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम 20 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 माइनस 20। 34 में से 20 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, y बराबर 14। जैसा कि हम सवाल के स्टार्टिंग में जाएंगे, हमने प्रियंका की वर्तमान आयु कितनी मानी हुई थी, x, और यहाँ पे x का मान कितना आया, 20।
तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखना बेहद जरूरी है। आप उत्तर लिखोगे, प्रियंका की वर्तमान आयु कितनी है, x बराबर 20 है तो क्या लिखेंगे, प्रियंका की वर्तमान आयु 20 वर्ष। और दीपिका की वर्तमान आयु हमने क्या मानी हुई है, y। तो दीपिका की वर्तमान आयु कितनी आई, 14। तो हम लिखेंगे प्रियंका की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा दीपिका की वर्तमान आयु 14 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे इस सवाल का समापन करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हो प्राणी संग्रहालय, जू बोलते हैं ना हम लोग, जू वगैरह में जाते हैं तो उसे प्राणी आप देखते हो बहुत सारे जानवर रहते हैं वहां पे दिखते हैं आपको। तो किसी प्राणी संग्रहालय में सिंहों तथा मोरों की कुल संख्या, सिंह और मोर की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 50। उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। तो उस प्राणी संग्रहालय में कितने सिंह और कितने मोर होंगे, हमें वहां पे ज्ञात करना है। आप ये देख सकते हो ये सब हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड सवाल है। हम प्राणी संग्रहालय जाते हैं, अब आप बोलोगे टीचर हम उसमें गणित कहाँ यूज हो रहा है, तो अब मुझे काउंट करना है, बहुत सारे सिंह है, तो मैं अगर यहाँ पे दो चार रंगों वाला रेखीय समीकरण यूज करती हूँ, मैं आसानी से सिंह की संख्या और मोरों की संख्या ज्ञात कर सकती हूँ। इस तरह से मैथ्स का हमारे दैनिक जीवन में करिए। माना कि इस सवाल में हम क्या मानेंगे, पहला माना कि प्राणी संग्रहालय में सिंहों की संख्या कितनी है, x, तथा मोरों की संख्या कितनी है, y। इसके बाद हम सवाल को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। आपको क्या दिया गया, पहली शर्त पहली लाइन में छुपी हुई है, किसी प्राणी संग्रहालय में सिंहों तथा मोरों की कुल संख्या कितनी है, 50। सिंहों की हमने संख्या क्या मानी हुई है, x, और मोरों की संख्या क्या मानी हुई है, y। मतलब उन दोनों का योगफल हमें कितना दिया गया है, 50। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई बराबर 50। अभी आगे बढ़ेंगे हम, उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। उनके मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिंहों की और मोरों के पैरों की संख्या। जैसा कि हम जानते हैं सिंहों को कितने पैर होते हैं, 4 पैर, और मोर को कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो 4 पैर सिंह के मतलब क्या हो जाएगा, 4x, और मोर के 2 पैर है क्योंकि मोरों की संख्या क्या मानी हुई है हमने, 2, तो क्या हो जाएगा 2y। तो हम दूसरा समीकरण लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर कितना दिया गया, पैरों की कुल संख्या 140। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इस समीकरण को हम छोटा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 से भाग देने के बाद अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x बटे 2 क्या हो जाएगा 2x, 2y बटे 2 तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा y, और 140 बटे 2 करोगे तो क्या मिलेगा 70। इस तरह से हमारा जो दूसरा समीकरण हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2x प्लस y बराबर 70। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 डालेंगे। अभी हमें यहाँ क्या करना है, x या y का निरसन करना है। हम देखेंगे यहाँ पे किसका निरसन हम कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x के आगे के जो गुणांक है वो सेम नहीं है, बट जो y के आगे का गुणांक है वो सेम है, वो एक है दोनों में। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y का निरसन कर सकते हैं। बट आप देख सकते हो ये भी साथ में कि जो y है दोनों भी समीकरणों में y का समान चिन्ह है। अगर दोनों भी समीकरणों में y का समान चिन्ह है तो हमें क्या करना है, समीकरणों को आपस में घटाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 में से अगर 1 को हम घटाते हैं तो पहले समीकरण क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण क्या है आपका, वो बड़ा है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 70, और इसके नीचे पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 50। जब भी हम समीकरणों को घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण लिखते हैं उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बदल जाते हैं इन सेंस क्या हो जाएगा, x प्लस है तो नीचे हम क्या करेंगे, इसको माइनस लिखेंगे। फिर y प्लस है तो वो चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। 50 प्लस है तो उसके नीचे चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब यहाँ पे आपको दूसरे जो नीचे वाला समीकरण लिखा हुआ है उसके जो बदले हुए चिन्ह है वो आपको कंसीडर करना है।
तो हम क्या करेंगे 2x माइनस एक्स करेंगे। 2x माइनस एक्स किया तो कितना मिलेगा x मिलेगा। y माइनस वाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा कुछ भी नहीं, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर 70 में से 50 घटाएंगे क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 20। इसका मतलब हमें x का मान यहाँ पे कितना आ गया 20। अभी हम y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में इजीली x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला समीकरण था वहां पे हमने x बराबर 20 रख दिया। आपका पहला समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 50। तो उसमें हमने क्या किया x की जगह क्या लिख दिया 20। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई बराबर 50। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 20 का पक्षांतर करेंगे। 20 का पक्षांतर करोगे तो क्या होगा इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो हमें x का मान कितना आया 20 और y का मान कितना आया 30। अब जैसा कि देख सकते हो कि हमने स्टार्टिंग में x किसे माना हुआ है, सिंहों की संख्या को x माना हुआ है और मोरों की संख्या को क्या माना हुआ है y माना हुआ है। तो प्राणी संग्रहालय में सिंहों की संख्या x मतलब कितना आ गया 20 और मोरों की संख्या y बराबर कितना आ गया 30। इस तरह से हम सिंह की और मोर की संख्या को ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पे इमेज द्वारा देख सकते हो कि जैसा हमने बोला ना सिंह के कितने पैर है 4, तो आप देख सकते 4 पैर, मोरों के 2 पैर। इस तरह से मोर है, सिंह है, उनकी कुल संख्या, उनके कुल पैरों की संख्या, इस सबके द्वारा हम समीकरण तैयार करेंगे, उसे हल करेंगे और सिंह की संख्या और मोरों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल आपको दिया गया है, संजय को नौकरी करने पर प्रति माह कुछ वेतन मिलता है। प्रति वर्ष वेतन की राशि में कुछ वृद्धि भी होती है। यदि 4 वर्ष बाद उसका कुल वेतन 4500 रुपए होगा और प्रति माह और 10 वर्ष बाद 5400 रुपए प्रति माह हो तो उसका मूल वेतन और प्रति वर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि की रकम ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पे आपको संजय का मूल वेतन, उसका स्टार्टिंग वेतन कितना था वो ज्ञात करना है और वेतन में प्रति वर्ष होने वाली जो वृद्धि है वो कितनी है वो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उसका मूल वेतन क्या मानेंगे x रुपए और जो वृद्धि है उसे क्या मानेंगे y रुपए। पहली लाइन में आप देख सकते हो 4 वर्ष में उसके वेतन में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, वेतन की वृद्धि कितनी मानी हुई हमने y रुपए। तो 4 वर्ष में अगर वेतन में वृद्धि क्या हो जाएगी 4 से क्या करेंगे y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 वर्ष में वेतन में वृद्धि क्या हो जाएगी 4y रुपए। इसी तरह से 10 वर्ष में वेतन में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 10y रुपए। पहली शर्त के लिए पहली लाइन देखेंगे क्या दिया गया है आपको। पहली शर्त में प्रतिवर्ष वेतन राशि में कुछ न कुछ वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष बाद उसका कुल वेतन कितना है 4500 रुपए। कुल वेतन मतलब वृद्धि प्लस उसकी जो मूल वेतन थी उन दोनों को जोड़ के उसको कितना मिलता है 4500 रुपए। तो 4 वर्ष में उसको जो वृद्धि हुई है वो कितनी है 4y रुपए माना हुआ है। उसका कुल वेतन कितना हमने माना हुआ है x। तो अगर पहली शर्त में अगर जोड़ती तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y, हमें कितना दिया गया है 4500। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार 10 वर्ष में होने वाली वृद्धि और मूल वेतन दोनों को ऐड करके कितना मिलता है 5400। तो हम दूसरी शर्त लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 5400। ये हो जाएगा समीकरण 2। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो y का जो नंबर है गुणांक है वो अलग अलग है पर जो x का जो गुणांक है वो दोनों में सेम है और उनके चिन्ह भी सेम है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों भी समीकरणों को हम क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे। तो जो बड़ा वाला समीकरण है उसमें से छोटे वाले समीकरण को क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो हम पहला दूसरा समीकरण लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 5400। इसी तरह से उसके नीचे ठीक नीचे हम कौन सा समीकरण लेंगे कि पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 4500। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर हम समीकरणों को घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण लिखते हैं उसके हम क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो x का प्लस 4y 45 सबके चिन्ह क्या है प्लस है। तो चिन्ह बदल के क्या हो जाएंगे उसके ठीक नीचे हम सबको क्या करेंगे माइनस का चिन्ह दे देंगे और फिर उसके बाद हम समीकरणों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा कुछ भी नहीं आएगा कट गया तो
10y माइनस 4y घटाएंगे कितना मिलेगा 6y। 5400 में से 4500 घटाएंगे कितना मिलेगा 900। तो 6y बराबर कितना आया 900। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 6 का पक्षांतर करेंगे। 6 का पक्षांतर करोगे, जैसा कि आप देख सकते हो 6 और y का गुणा हुआ है, तो पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो 900 बटे 6 इस तरह से लिखेंगे। 900 बटे 6 करेंगे, 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के पाड़े में 9 तो नहीं आता, तो 6 एक का 6, कितना बचेगा 3, 30 हो गया, 6 पंचे 30। उसके बाद 0 बचेगा, तो आपको y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 150। तो हम लिखेंगे y बराबर 150। अगर हमें y का वैल्यू आ गया तो हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में y का वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में क्या किया है, y का वैल्यू 150 रखा है। आज समीकरण 2 में भी y का वैल्यू रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी भी एक समीकरण में आप उस चरांक का मान रखोगे तो दूसरे चरांक का मान इजीली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, हमने समीकरण 1 में रखा हुआ है तो x प्लस 4y, तो y की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे 150। क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4500। उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू 150 करेंगे कितना आ जाएगा 600। तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 4500। अगले स्टेप में x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 600 का पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4500 माइनस 600। तो जब 4500 माइनस 600 करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3900, 3900। इस तरह से हमें x का मान कितना आया 3900 और y का वैल्यू कितना आया 150। अभी जैसा कि मैंने बोला, ऐसे सवाल शाब्दिक उदाहरण में आपको फाइनल आंसर लिखना बेहद जरूरी है। उसके ऊपर आधा मार्क्स रहता है, उसके वेटेज रहते हैं। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि संजय का मूल वेतन कितना है 3900। 3900 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने x को क्या माना हुआ है, संजय का मूल वेतन। तो संजय का मूल वेतन कितना आया 3900 रुपए, और वेतन में प्रतिवर्ष जो वृद्धि है वो कितनी मानी हमने y। तो y का वैल्यू हमें कितना है यहाँ पे 150। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, संजय का मूल वेतन 3900 रुपए और प्रति वर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि कितनी है 150 रुपीज है। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। इसे हम देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। 3 कुर्सियों तथा दो मेजों का कुल मूल्य 4500 रुपए है। यदि उसी प्रकार की 5 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य 7000 रुपए हो तो 2 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात करना है। पर सबसे पहले अगर 2 कुर्सी या दो मेज का मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात होना चाहिए। अगर एक का हमें पता है तो हम कितनी भी संख्याएं बढ़ जाए उनका मूल्य हम उससे गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, माना कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक कुर्सी का मूल्य कितना है x रुपए तथा एक मेज का मूल्य कितना है y रुपए है। उसके बाद इसलिए 3 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x रुपए और 2 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 2y रुपए, क्योंकि पहली लाइन में आपको यहाँ पे दिया गया है 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य कितना है 4500। तो 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है 3x और 2 मेजों का मूल्य कितना है 2y। उन दोनों को ऐड करके कितना मिलता है 4500 रुपए मिलता है। तो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 4500। इसी तरह से 5 कुर्सी और 3 मेजों का कुल मूल्य कितना है 7000 रुपए, बट हमने एक कुर्सी का कितना माना है x रुपए, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x और 3 मेज का कितना हो जाएगा 3y। तो हमारा अगला समीकरण क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7000। इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 2। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 4500 और समीकरण 2 कितना आया 5x प्लस 3y बराबर 7000। बट यहाँ पे देख सकते हो ना x के आगे का गुणांक सेम है ना y के आगे का गुणांक सेम है दोनों समीकरण में। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, या तो हमें x का गुणांक सेम करके लेना है या तो हमें y का गुणांक सेम करके लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है,
हमने यहाँ पे y का गुणांक सेम किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मुझे y का गुणांक सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? y के आगे नंबर कौन सा है पहले समीकरण में? 2। तो उस 2 का गुणा क्या करना पड़ेगा? मुझे समीकरण नंबर 2 में करूंगी। तो क्या मिलेगा? 10x प्लस 6y बराबर 14। 14,000, ठीक है। इस तरह से उसी तरह से क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। जो समीकरण 2 में y के आगे का नंबर है उसका गुणा समीकरण 1 में करना है और जो समीकरण 1 में y के आगे का जो गुणांक है उसका गुणा समीकरण 2 में करना है। तो जो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 9x प्लस 6y बराबर 13,500 रुपए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अभी आप देख सकते हो समीकरण नंबर 3 और 4 में y के आगे का नंबर सेम हो गया, गुणांक सेम हो गया। तो हमें क्या करना है? समीकरणों को या तो जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। बट यहाँ पे जो y है, दोनों भी समीकरणों में समान चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे? इसे घटाएंगे। जैसे घटाना है तो हम क्या करेंगे? जो नीचे वाला समीकरण लिखेंगे उसके चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे। तो हम सबसे पहले 2 में से क्या करेंगे? समीकरण नंबर 4 को घटाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 लिखें 4 लिखेंगे। 10x प्लस 6y बराबर 14,000। उसी तरह से नीचे का समीकरण लिखेंगे 9x प्लस 6y बराबर 13,500 रुपए। ठीक है बच्चों, अभी नीचे वाले समीकरण का क्या करेंगे? हम यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलेंगे तो आप देख सकते हो कि सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, क्योंकि सब क्या थे? प्लस। इसलिए सारे भी चिन्ह बदल के क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हम सवाल सॉल्व करेंगे समीकरणों को। तो 10x माइनस 9x कितना आ जाएगा? x। 6y माइनस 6y कट हो जाएगा। आगे 14,000 में से 13,500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो x का वैल्यू हमें कितना आ गया? 500 रुपए। तो अभी जो x की वैल्यू है हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में भी प्रतिस्थापित करेंगे, या समीकरण नंबर 3 या 4 में भी आप प्रतिस्थापित कर सकते हो। बट हम जितने ही छोटे समीकरण में करेंगे आंसर उतने इजीली हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में x बराबर 500 प्रतिस्थापित किया तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 500 प्लस 2y बराबर 4,500। उसके बाद क्या करेंगे? 3 गुणे 500 किया 1500 प्लस 2y बराबर 4500। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? 1500 का पक्षांतर कर देंगे। उसके बाद बढ़ेंगे 4500 माइनस 1500 कितना आ जाएगा? 3000। तो 2y बराबर 3000 आ गया। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3000 बटे 2। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 1500। x का वैल्यू हमें कितना आया? 500 और y का वैल्यू कितना आया? 1500। इसका मतलब एक कुर्सी का मूल्य हमें कितना आ गया? 500 रुपए, क्योंकि हमने x को क्या माना है? एक कुर्सी का मूल्य। तो अगर 2 कुर्सी का मूल्य हमें ज्ञात करना था तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 500 कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। 2 कुर्सियों का मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपए। इसी तरह से एक मेज का मूल्य कितना है? 1500। तो 2 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1500। तो गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? 3000 रुपए। फाइनल हमें क्या ज्ञात करना था? 2 कुर्सी तथा 2 मेजों का कुल मूल्य ज्ञात करना था। 2 कुर्सी का मूल्य कितना आया हमें? 1000 रुपए और 2 मेजों का मूल्य कितना है? 3000 रुपए। तो हम क्या करेंगे? 1000 और 3000 दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1000 प्लस 3000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। इस तरह से हमें 2 कुर्सी और 2 मेजों का कुल मूल्य कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। तो फाइनल आंसर लिखना बेहद जरूरी, जैसा कि मैंने आपको बोला है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 कुर्सी तथा 2 मेजों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 4000 रुपए है। इस तरह से हम फाइनल आंसर हमारा लिखेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी शाब्दिक उदाहरण आपको दिए रहेंगे तो उसे इस मेथड द्वारा आपको सॉल्व करना है। पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, 2 बार 3 बार अच्छी तरह समझो और फिर उसके बाद समीकरण तैयार करो और फिर समीकरण तैयार करके देखो कि उसे किस तरह से हल करना है। चरांकों का मान ज्ञात करो और उसके बाद चर का मान ज्ञात करने के बाद प्रश्न में जिस तरह से आपको फाइनल आंसर पूछा गया उस तरह से उस फाइनल आंसर को लिखो। इस तरह से आप अपने शाब्दिक उदाहरणों को
2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण द्वारा सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों? आई होप कि आज के लेक्चर का जो भी मैंने आपको बताया आपको वो समझ में आ रहेगा। थैंक यू सो मच।